अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याज़ी। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, हुकूमत आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान की हमायत हासिल करने में नाकाम हो गई। हुकूमती एहतियात की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम से सियासी जोड़ तोड़ की तमाम कोशिशें बेसुध साबित हुई। आज कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के मामले पर इजहार करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मुझे इंतहाई अफसोस है जिस तरह आज इस पार्लिमान की बेतुकरी की गई। पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। जिस तरह पार्लियामेंट को मजाक बनाया गया, मैं उसकी मुजम्मत करता हूँ। असद कैसर ने यह भी कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि वजीर कानून कह रहे थे कि मेरे पास कोई मुसव्विदा नहीं है। अगर वजीर कानून को पता नहीं, हुकूमत के नुमाइंदों को पता नहीं, तो ये ड्राफ्ट कहाँ से आया? हम चाहते हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स आए और लोगों को सहूलत मिले। हमने पहले भी इस पर बात की। अगर तरमीम लानी है तो बिल्कुल लाएं, मगर इस पर बहस करें। रात की तारीकी में छुट्टी वाले दिन चोरी की तरह ये तरमीम पास करनी होती हैं। क्या इस असेंबली के कोई रूल्स हैं या नहीं? आपने अगर इस किस्म की कानून साजी करनी है तो सबसे पहले इसको पब्लिक करें। इस पर तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद मिले, असेंबली में बहस कराएं। इस तरह की जाने वाली कानून साजी को चोरी कहा जाता है। हमारे 6 से 7 लोगों को अगवा किया गया और उन्हें पंजाब हाउस में रखा गया है। क्या कानून साजी इस तरह होती है? असद कैसर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों से सोच रहा था कि अगर इस तरह जिल्लत और जोर और जुल्म से कानून साजी होती है तो हमारे लिए इस तरह पार्लियामेंट में बैठने से मौत बेहतर है। दूसरी जानिब असद कैसर की तकरीर का जवाब देते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ड्राफ्ट तो तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाए। अभी ये बिल मुसव्वदा बनकर काबीना नहीं गया तो इसको ऐवान में कैसे लाया जा सकता है? आईनी तरमीम कोई नई बात नहीं है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। हम अपनी मुखालफतों और टाइमिंग की वजह से अपनी दाढ़ियां खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जाकर झोली में डालकर आ जाते हैं। आपने मुल्क की डायरेक्शन तय करनी है और बताना है कि मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट तय नहीं करना है। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। चीफ जस्टिस ने नहीं बताना कि कौन सी सियासी जमात ने कैसे चलना है। मंशूर इस ऐवान में बैठे लोगों ने देना है। वफाकी वजीर कानून के मुताबिक जब आईनी तरामीम का मामला कमेटी में आया तो मैंने वहां आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की, जिसे फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत से जोड़ दिया गया है। आईनी अदालत में एक चीफ जस्टिस और 7 से 8 जजेस की तैनाती की बात सामने आई है। इस आईनी अदालत में तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। अपनी कमजोरी की वजह से हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे मामलात सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहीं पर हल हो, क्योंकि हम ये मामलात इकट्ठे बैठकर हल नहीं कर सकते। हमने इतनी नादानियां की हैं कि सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया है। कुछ इस पार है और कुछ उससे आगे होगा। ये कब वापस आएगा? जब आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू करना है, और वो इख्तियार कानून साजी का इख्तियार है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान की हमायत के बगैर आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत दस्तयाब नहीं होगी। हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की तकरीरी के तरीक़ेकार को तब्दील करना चाहती है। आईनी अदालत का क़याम अमल में लाना चाहती है। इसके अलावा मुजवज़ा आईनी तरमीम में 50 से ज़ायद तजावीज़ शामिल है। सवाल यह है कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान को मनाने में क्यों नाकाम रही? सवाल यह है कि हुकूमत आईनी तरमीम के मुसव्वदे को क्यों पब्लिक नहीं करना चाहती? सवाल तो ये भी अहम है कि क्या आईनी तरमीम का मकसद अदलिया की आज़ादी को सल्ब करना है? इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पीटीआई के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आईनी तरमीम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? आपको तरमीम लाने के तरीक़ेकार पर एतराज़ है या फिर जो मुजवज़ा कानूनी नुकात हैं असूली तौर पर पीटीआई उन तजावीज़ से भी मुत्तफ़िक़ नहीं है? रीज़न क्या है? देखें, तरीक़ाकार तो वो आपके सामने ही है, जो कुछ कल रात तक लॉ मिनिस्टर साहब को पहुंच गई हैं। जी, अब मुझे मिल गई हैं ये तरामीम, अब मुझे मिल गई हैं, उनके अल्फाज आप देखेंगे। और रात के 3 बजे आप सेनेट का इजलास बुला रहे हैं, 12 बजे से आप 10 बजे से चलाए जा रहे हैं घंटे घंटे के नोटिस पे। और इसी तरह नेशनल असम्बली का एक तो ये तरीक़ाकार है। जिनके पास बन के आई हैं वो बनाने वाले कौन हैं, पहले तो ये बताएं। दूसरी बात यह है कि जो उसके अंदर है क्या, जो हम जिसको एक्सेप्ट करें, ये तो पूरा का पूरा आइन पे हमला है। जिस अंदाज से वो है, कौन सी खराबी है जो उसमें नहीं है? वो इलेक्शन कमीशन जिसने सारी खराबी की बुनियाद रखी 8 फरवरी को, एक कागज के टुकड़े के ऊपर उन डाकुओं को बिठा दिया जो इलेक्शन हार चुके हैं। हम खुद सारे एमएनएस बाहर बैठे हुए हैं फॉर्म 45 वाले, और हमें नोटिफाई करने के बजाय उन डाकुओं को बिठा दिया। उन डाकुओं के जरिए अब आइन की तरमीम हो रही है। भाई, पहले लेजिटिमेसी तो साबित करो, फिर वो आइन तरमीम करके उन्हीं इलेक्शन कमीशन और मेंबरान को वो एक्सटेंशन देंगे।
फिर वही सारे एक फेडरल कोर्ट बनाएंगे और उसी में अपनी मनपसंद के हैंड पिक जज ले जाएंगे। फिर उनके जरिए तमाम पाकिस्तान के जो आईनी बात है वो सारे के सारे उनके हाथ में चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उनके ताबे हो जाएगी। इतनी मुज़ाहिका खेज हरकतें, कोई एक थोड़ी हरकत है जिसको हम कहें कि जी ये गलत है और ये गलत नहीं है। शुरू से लेकर आखिर तक ये बेईमानी का, करप्शन का और डाकू का आपस में सिर्फ मेल जोल है और उनको मिला के एक उसका नाम आईनी पैकेज दिया गया है। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। एक एक शिक पे आप बैठे बात करें तो आपको लग पता जाएगा। इन बेईमानों को नाकाम और नामुराद हो गया और आज आपने देख लिया 2 हफ्ते के लिए जी या गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हमने इजलास मुलतवी कर दिया। बंदे हमने हमारे अगवा कर रहे हैं, ये कभी किसके पीछे जा रहे हैं, कभी किसके पीछे जा रहे हैं और रात की तारीकी में इतना कॉम्प्लिकेटेड एक बेईमानी पे मबनी एक पैकेज को वो मंजूर कराना चाह रहे हैं। इनको ना शर्म है ना हया है, ये जमहूरी अपने आप को कहलाते हैं। ये कठपुतलियों से भी बदतर इनको वो आप अपने किसी मुजाहरे के ये उससे भी बदतर हो गए। अपने आईन पे अटैक करने जा रहे हैं। चले तुमने पार्लियामान पे अटैक कर दिया, तुम पार्लियामान में डाकू को मुसल्लत करने में कामयाब हो गए, तुमने 8 फरवरी के रिजल्ट को तस्लीम नहीं किया, तुमने इंसाफ के निज़ाम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, तुमने कानून को अपने बांदी बना के रख लिया, जमहूरियत को तमाशा बना दिया। लेकिन एक आस और उम्मीद होती थी या अभी भी है, वो है अदलिया। अगर उसको भी अगर आपने खत्म कर दिया तो लोग फिर क्या होगा, अनारकी होगी, फिर हर बंदा असला उठाएगा और क्या होगा। सर क्या जजेस की तकर्री का मौजूदा तरीक़ाकार शफाफ है? क्या आप नहीं समझते कि जुडिशल कमीशन और पार्लियामानी कमेटी की तश्कील नो होनी चाहिए, जो हुकूमत इस वक्त तजवीज़ कर भी रही है? क्योंकि हमारे वफाकी वज़ीर कानून कहते हैं कि जो पार्लियामानी कमेटी है वो इतनी मौसर नहीं है। देखें सुने, इस करप्ट लॉ मिनिस्टर, इस बेईमान आदमी से मैं पूछना चाहता हूँ, पहले ये बता, तुमने कहा था कि मैंने गलत 2 वोट दिए हैं 2 जजेस के हक में तो मैंने रिजाइन कर दिया। आज जो सारा ये प्लंदा, ये इंसाफ के ऊपर हमला है, तुम्हें शर्म नहीं आती इस पे आप रिजाइन कर दो और आपका बनाया हुआ भी नहीं है, किसी ने ला के आपको दे दिया। दूसरी बात मुझे ये बता दें कि आप पार्लियामानी कमेटी को मजबूत करो ना, उसके अंदर कुछ चीजें करनी है तो करो। उनको आपने लगा दिया कि वो एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन जाएगी। 4 आपने पार्लियामेंटेरियंस या 8 पार्लियामेंटेरियंस उठा के जुडिशल कमीशन में बिठा दिए। लॉ मिनिस्टर उसमें खुद होगा, फेडरल लॉ मिनिस्टर होगा, बार काउंसिल का नुमाइंदा होगा, आपका नाम ही नहीं होगा। आपने वहां सारी हियत ही चेंज कर दी है। यानी एग्जीक्यूटिव ये फैसला करेगी कि किसको जज बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए। जो थोड़ी सी साख रह गई है जुडिशरी की, आपने उसको भी दागदार कर दिया जी। 5 में से कोई हम एक जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे। मतलब है कि जो चीज 98 में आपको याद होगा सदर अली शाह का फैसला आया था, उस केस में मलिक असद वाले जजमेंट में उन्होंने कहा नहीं, चौथे जज को नहीं बना सके, आपने सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाना है। और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ला करके उसको दुरुस्त किया गया 2010 में जाके। अगर आपने यहाँ तक 76 साल का सफर तय करके हमने जा करके आइन को दुरुस्त सिमत में डाला, उसको आकर के मजीद आप बिल्कुल ही बिगाड़ना चाहते हैं। इनको तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये इतने बड़े मुजरिम हैं जो ये हरकतें करने जा रहे हैं। सर एक और तजवीज़ भी आ रही है उसमें कि सीनियरिटी को ख़त्म करके सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाने की बात की जा रही है। आप इस तजवीज़ को कैसे देखते हैं? ये सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है इसको तब्दील करने का असल मकसद क्या है? देखिए ना, जब आपने नीयत खराब हो, जब आप बेईमान हो, जब आप करप्ट हो, जब आपने करप्ट सिस्टम को बचाना हो, जब आपने अपने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को बचाना हो, जब आपने डाकाजनी को फरोग देना हो, जब आपने अपने आप को जो कि अनइलेक्टेड लोग हैं आपने उनको बचाना हो और उस करप्ट इलेक्शन कमीशन को बचाना हो, उस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को उन रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन से बचाना हो, तो उसका तरीका यह है कि आप हैंड पिक्ड जजेस बना लो अपनी मर्जी के और उन जजेस से जो चाहो फैसला ले लो। उनको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है और इस मकसद के लिए जो उनको सूट करेगा। यानी अगर एग्जीक्यूटिव ने फैसला करना है कि मेरी पसंद का जज कौन होगा, तो फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट किधर गया? फिर आजाद अदलिया तो ना हुआ। तो इनके पास कोई रीजनिंग नहीं है। अच्छा, अगर आपने पार्लियामानी कमेटी और रीजनिंग क्या ढूंढ के लाए जब एक पार्लियामानी कमेटी का, भाई पार्लियामानी कमेटी को मजबूत करो ना। किसने आपको मना किया है? अगर किसी जज के खिलाफ कोई इशू है, कोई सब्जेक्ट है, कोई मामला है, आप करो उसको एक्शन। आप पूरे सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने लग गए। नुकसान मसला क्या है? मसला आज देख लो, 12 जुलाई को हमारा आया हमारे मखसूस नशिस्तों का, 15 जुलाई को
वो कठपुतलियां तारा उठता है, जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हम पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं, आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। उससे पहले मिलते कर रहे थे, हमारे से मुज़ाकरात करें, हम एपीसी बुला रहे हैं। वो तो एपीसी की तो डेट नहीं आई, जाकर के इस पे आ गए। तब उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों ये फैसला दे दिया। उस फैसले के बाद ये पागलों की तरह उठे और जाकर के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो गए। दिस इज द वे कि आप इसको आईन को तरमीम करने जा रहे हैं, ये तरीका कार है। और उसमें भी इतनी मेजर चेंजेस, और वो रात की तारीकी में किसी को मुसवदा ही नहीं दिखा रहे कि बस आए कि आए वोट दे दें, आए वोट दे दें। किस चीज को वोट दें, बता तो दें क्या है आपके पास। वो पटारी में से तो सर क्यों छुपाया जा रहा है? ये जो फुर्तियां दिखाई जा रही थी, इतवार को ये बुलाना इजलास, मतलब क्या स्पेशलिटी थी वजीर कानून? यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि वजीर कानून को खुद भी नहीं पता था कि मुसवदा है कहाँ। उनको जब मिला है, वो कह रहे हैं जब मुझे मिला है तो मैं ये बात करूंगा। तो ये किसने तैयार किया, कहाँ से आया, और इतनी जल्दी क्या है? आप तरमीम करें, आप सारे करें, लेकिन अचानक रात गए तक असेंबली को रखना और इजलास के लिए और ये मीटिंग्स होना, क्या मकसद है? देखिए मैम, यही तो हमारा सवाल है। आप आए ना, बताएं तो सही। इतनी चेंजेस, आपने 54 चेंजेस ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुख्तलिफ प्रोविजंस में, और आपको ये एहसास नहीं है ये आगे पता नहीं कितने 50 साल या 100 साल चलनी है, और आप उसको एक रात की तारीकी में किसी को दिखाए बगैर उसको आप अप्रूव कराना चाहते हैं। यानी ये इतनी बड़ी बेईमानी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में हमने उससे पहले कभी नहीं देखी। इवन मार्शल लॉ मैंने देखी, वो भी आते थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पे ये अटैक किया कि जजेस को बदल दिया, किसी और जज लगाए अपनी मर्जी के, ये कर दिया वो कर दिया, जो भी करते रहे। लेकिन इतने बड़ा हमला ये नाम जमहूरी हुकूमत का इस्तेमाल करके जो कोई करने जा रहे हैं, ये तो सामने नजर आ रहा है कि इन बेईमानों के पास ना अखलाकी जवाज है, कोई आईनी जवाज है, ना कोई कानूनी जवाज है, ना इनके पास कोई रीजनिंग है। एक एक बात पे आए, हमसे तकाबुल करें, बैठे बताएं कि इसमें कितनी बेईमानी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात भी की जा रही है, उस पर बड़ी बहस भी आज हमने देखी कि बड़ी ज़रूरत है। आपको लगता है कि कितना ज़रूरी है ये जो तजवीज़ है इस पे अमल करना, आईनी अदालत बनाई जाए? देखिए, आईनी अदालत बनाने की अगर इनकी नीयत दुरुस्त होती, इसी हाई कोर्ट को आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, आप उसकी अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, और उसके अंदर आप पूरे पाकिस्तान से तमाम सूबों से एक एक नुमाइंदा लेकर आए, जज लेकर आए, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सारे के सारे एक ही कोर्ट में चले जाएं। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी हुआ करती है। ये भी जो हाई कोर्ट्स हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खत्म करके उसके ऊपर एक कोर्ट बिठा रहे हैं, और 65 से 68 उम्र उसकी कर रहे हैं, और रिटायर्ड जजेस को उसमें लगा रहे हैं। मकसद क्या है? हैंड पैक जजेस वहां बिठा दें और उनकी मर्जी से उनसे अपनी मर्जी के फैसले ले लें। ये है उनकी नीयत। एक्सटेंशन नहीं कर पाए तो ये तरीका वारदात कर लिया, पूरी सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर दो। ये तो हुकूमत आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान को मना नहीं सकी। अगर मौलाना फजल रहमान मान जाते तो तहरीक इंसाफ के कितने ऐसे आज़ाद अरकान हो सकते थे जो तरमीम के हक में वोट दे देते? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो एक आदमी है जिसने इमरान खान पे नाम पे वोट लिया है, वो अपनी जा करके बिक जाएगा या कोई भी ऐसी हरकत करेगा। हाँ, इन्होंने 6 हमारे बंदे पता चला। लेकिन सर ये तो हम माजी में देखते रहे हैं ना, सिंध हाउस में भी हुआ, तहरीक एतमाद जिस तरह से आई थी, तो मंडियां तो लगती हैं, बोलियां लगती हैं, दिस इज हाउ इट इज। मैम, जब बोलियां लगती हैं तो जो बोलियां लगने पे जाने वाले थे उनका अंजाम क्या हुआ, उसकी शक्ल आप राजा रियाज की शक्ल में देख लें। आज वो खुद कहता है कि हम जहां से गुजरते हैं हमारे सलाम का जवाब। आज भी सुनने में यही आ रहा है कि आपके 5 से 7 लोग पंजाब हाउस में रखे गए हुए थे। देखिए, वो जबरदस्ती उठाए गए हैं, हमें पता चला है। मैंने उसको आज ही रिट पिटीशन फाइल कर दी है, आज तक परसों तरसों वो लग जाएगी। लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक शख्स नहीं होगा जो जा करके अपना जमीर बेचेगा, क्योंकि आज की जो। लेकिन सर ये कौन लोग हैं, ये 5 से 7 लोग जो आप कहें कि जिन्होंने पंजाब हाउस में पनाह ली हुई है? नहीं, पंजाब हाउस में पनाह नहीं ली हुई, जो वोट देने का इरादा रखते हैं, क्या हुआ है, जबरदस्ती डिटेन किया हुआ है, वो हमने आज रिट पिटीशन फाइल कर दी है। मैंने उसमें नाम सर 2-4 नाम भी बताइए ना। नहीं, जो हमने मेंशन किए हैं उसमें असलम गुमन साहब हैं, ब्रिगेडियर असलम गुमन है, उसमें एक हैं
उस्मान अली साहब हैं, एक दो तीन और हैं, मुझे अब ज़बानी याद नहीं है, लेकिन मेरी पेशन में उसमें मेंशन है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने आपके बंदे अगवा कर लिए हैं जी बिल्कुल, मैंने ये और ये कहा है, अगवा लिख के होकर दिया। कौमी असेंबली में आकर आपके खिलाफ वोट भी दे देंगे? मुझे नहीं यकीन कि वो वोट हमारे खिलाफ देंगे, लेकिन वो अगवा हुए हैं। हमें पता चला है कि उनको पंजाब असेंबली, पंजाब हाउस सर, में अगवा का कोई डिटेन किया मकसद हुआ भी है। तो होगा ना, इतना बड़ा आप इल्जाम लगा रहे हैं, कोई तो मकसद भी तो होगा ना। देखें, जब अगवाकार आते हैं, मुझे अगवा करके ले गए, मुझे नहीं पता था, मेरे दफ्तर से, मेरे ऑफिशियल ऑफिस से मैं यहाँ अपना काम कर रहा था, यहाँ से मुझे अगवा करके ले गए। मैंने कहा जी मुझे FIR दिखाएं, उन्होंने कहा जी नहीं है। मैंने तो कहा वो तो FIR नहीं है आपके तो किस बात जलसे की का? वजह से था ना, आपने तकरीर इतनी खौफनाक की, फिर मेरी आप तकरीर डंडा तो ऐसी बरामद हो गया। थी। असल मसला ये था कि इन बेईमानों को ये था कि जनाब ये जलसा नाकाम होगा, क्योंकि KP से लोगों को आने नहीं दिया, वो सारे के सारे मोटरवे पे रह गए, रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए। इस्लामाबाद पिंडी के तमाम एग्जिट और एंट्री रूट बंद थे, और आप देख लें, आप पता कर लें किसी भी अपने लोगों से, तमाम बंद थे। उसके बावजूद लोग निकले, मोटरसाइकिल, पैदल, गाड़ियां, जिस तरह पहुंच सकते थे पहुंचे। जलसा कामयाब हो गया। ये पागल हो गए, इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। इनसे और कुछ नहीं बन पा रहा, तो उन्होंने कहा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं सबको उठा लो। उठा लिया उन्होंने, और FIR जाकर बाद में देते हैं, कभी क्या लिखते हैं, कभी क्या लिखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लेकिन सर रिलीज बड़ी हो गए। सख्त तकरीरें लेकिन भी हुई बात वहां पे। सख्त तकरीरें बनती थी। आपने इस मुल्क को लाकानूनियत पे जाकर खड़ा कर दिया। KP के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने है। पंजाब आप लोगों से शदीद नफरत करता है, सिंध की यही हालत है, इस्लामाबाद में आपने देख लिया है, कठपुतलियों को आपने मुसल्लत कर दिया है। हम अगर सच लोगों के सामने बताते हैं, लोगों को बोलते हैं, तो इनको ये तकलीफ होती है। भाई अगर आप इतने गैरतमंद हो तो करो ना, जलसा करने तो हमें पूरे पंजाब में। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, ये जिस तरीके से हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मौलाना साहब से मुलाकातें की हैं, उससे तो ये तासुर भी मिल रहा है कि शायद मौलाना साहब हुकूमत और PTI के दरमियान कोई मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उनकी इंतजाम को मुस्तरद कर दिया है, और मौलाना साहब ने मेहरबानी की है। अच्छी बात है कि वो उसूलों की सियासत में खड़े रहे हैं और उन्होंने एक स्टैंड लिया है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो भी चले जाते तो इस बात का इम्कान था कि ये कोई ना कोई इलीगल काम करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये कामयाब ना हो सकते, ये नाकाम और नामुराद ही रहेंगे। इस तरह के प्रपोजल को कोई रीजनेबल आदमी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो सकता, कोई रीजनेबल आदमी, ये मेरा गारंटी है। बट सर, ये असूलों की सियासत, ये आपको क्या लगता है कितनी देर तक कायम रहेगी ये असूली पोजीशन? अगर सपोज आगे को कहीं मौलाना साहब को वजारतें मिल जाती हैं, सेनेट कि में भी कुछ मिल जाता है, कोई गवर्नरशिप भी मिल जाती है, तो कुड देयर बी पॉसिबिलिटी कि कोई असूल बदल जाए, पोजीशन बदल जाए, मौक़िफ़ बदल जाए, हुकूमत का हिस्सा बन जाए? देखिए, मौलाना साहब को खुद पता है इस बात का, उन्होंने खुद भी कहा है कि इस तरह हुकूमती इत्तेहाद का साथ देने का मतलब सियासी खुदकुशी होगी। आज पोजीशन ये वाज़ेह हो चुकी है। आपने देखा है कि सारे इत्तेहाद, जिस तरह की जो पोजीशन भी आज ज़ीरो हो गए हैं इमरान खान के खिलाफ। जो अवाम के खिलाफ खड़ा होगा, जो इनका साथ देगा, वो अपने आप को ज़ीरो कर लेगा। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब हूँ या कोई भी ऐसा शख्स जो एक सर, लोग तो ये कह रहे हैं असल अपोजिशन तहरीक इंसाफ नहीं रही, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपोजिशन का स्टीयरिंग संभाली है। 13 वोट हैं उनके सेनेट और कौमी असेंबली को मिलाकर, और उन्होंने पूरे सिस्टम को, आपने देखा है किस तरह से हाईजैक किया हुआ था। कल वो आंखों का तारा बने हुए थे अपोजिशन के लिए, PTI के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। देखें, अगर कोई प्रिंसिपल स्टैंड लेता है, मैं कहता हूँ एक वोट भी क्यों नहीं उसका, उसकी अप्रिसिएशन बनती, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा रोल अदा किया। लेकिन बात यह है कि हम लोगों ने अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम लोग कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग जुल्म, ज्यादतियां, बर्बरियत, जारहियत और फसाइयत का मुकाबला कर रहे हैं। हमारा लीडर आज 14 महीने से जेल में पड़ा हुआ है। आज वो कैद तन्हाई काट रहा है अवाम की खातिर, कौम की खातिर, इस मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर, इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर। देखें, बात ये होती है कि हर बंदे की अपनी अपनी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो अच्छा रोल अदा करेगा, अल्लाह के यहाँ भी उसकी सुरखरुई है और इस दुनिया में भी लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। जो बुरा रोल अदा करेगा, आज भी जस्टिस मुनीर को लोग बुरे अल्फाज में याद करते हैं। आज भी
बदतरीन जजेस में से शुमार होगा। हाँ वो उसके पास ऑप्शन था 1 साल पहले तक, क्या वो अपने आप को जस्टिस मुनीर की फहरिस्त में खड़ा करता है या जस्टिस कादिर इलियास की फहरिस्त में? क्या आज़ाद मनश जजेस की फहरिस्त में खड़ा होना पसंद करता या अपने आप को झुका के और नीचे लग के नाइंसाफी में अपनी फैसले करके तारीख में अपने आप को बुरे अल्फाज में याद कराता? ये इक़्तिदार सदा कभी नहीं रहता। हमने चलाई थी ना मूवमेंट अगेंस्ट मुशर्रफ, ये बदतरीन हालात हम उस वक्त भी नहीं देखे थे, लेकिन आज मुशर्रफ भी जिंदा नहीं रहा। उस वक्त की अदालतें और उस वक्त के पीसीओ जजेस भी जिंदा नहीं रहे, मेजॉरिटी इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन तारीख में हर कोई अपना नाम लिखवा गया। कौन हुसैनियत के साथ खड़ा है, कौन यजीदियत के साथ खड़ा है, ये तारीख बड़ी तल्ख है, ये फैसला करेगी। सर, अगर कहीं किसी पॉइंट पे गवर्नमेंट आपको इंगेज करती है और कमेटी का हिस्सा बनाती है कि आए बैठे और हम आईनी इस्लाहात करते हैं, जिस तरह से हम माजी में देखें 18वीं तरमीम के लिए किस तरह से म्यूचुअल कंसेंसस हुआ था, कुछ इस तरह का हो सकता है सो दैट कि जुडिशल रिफॉर्म्स आ सकें और आवाम को इंसाफ फराहम हो सके आसानी से? अगर वाकई इनकी नीयत दुरुस्त हो तो दुरुस्तगी तो फिर नीचे से शुरू होगी। पेंडेंसी का है 85% पेंडेंसी सिविल कोर्ट्स में है, सुप्रीम में तो टोटल 2% है, तो 2% उनको याद आ गया है, वो 85% याद नहीं आया, ना ही हाई कोर्ट से याद आए। बात यह है कि इनकी नीयत की बात है, इनकी नीयत ही नहीं है इस सिस्टम को दुरुस्त करने की नीयत हो आज आए बैठे हम तो अच्छी बात है। गो के ये कठपुतली हैं, गो के ये डाकाजनी के जरिए अवाम का वोट चोरी करके यहाँ मुसल्लत किए गए हैं, लेकिन सब कुछ के बावजूद आज़ाद अदलिया के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। मगर इनकी नीयत तो हो, आए तो सही। वो तो जो मुसव्वदे का ड्रामा पिछले 2 महीने 6 महीने से लटका रहे थे, उसको छुपाने की क्या जरूरत थी? वो आज जिस तरह पटारी से निकला है और आज जिस तरह लोगों की आंखों के सामने आया है, वो इतना खौफनाक सीन तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। तो इलेक्शन कमीशन और मेंबरान को भी एक्सटेंशन दे दो, जाओ 68 ईयर्स तक उधर ले जाओ, अपने हैंड पे जज बनाओ और वहां की मर्जी से अपने फैसले करा लो। यानी इस तरह का निजाम तो मेरा ख्याल है अंग्रेजों के जमाने में इतना बदतरीन नहीं बना। सर, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अभी सुप्रीम कोर्ट का वजाहती बयान सामने आया है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल कानून। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी कोई ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगा या अमल करेगा उस पर? देखिए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस सारे करप्ट सिस्टम का एक मोहरा है। उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट, उसमें इलेक्शन कमीशन, उसमें करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और उसके साथ साथ जो मौजूदा हुकूमती इदारे हैं, मौजूदा हुकूमत में बैठने वाले ये कठपुतली हैं, इन सब का शोर है। इनको आज़ाद अदलिया काबिल कबूल नहीं है। आज़ाद अदलिया के होने वाले, देखे ना, फुल कोर्ट का ये फैसला है ना, 13 जजेस की फुल कोर्ट बनाई थी, 11 जजेस ने हमारे हक में फैसला दिया, 8 जजेस ने एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन के साथ फैसला दिया, 2 जजेस ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दी, 8 जजेस का मेजॉरिटी व्यू था और मेजॉरिटी व्यू के जरिए उसमें फैसला लिखा गया है कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हमारे पास आए। हालांकि इस इशू पे क्लैरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, बदनीयती पे मबनी है। सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस की समाअत भी इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर की है। जी, मेरा ख्याल है कि देखें, उनको तो हम फरिश्ते बन के भी इलेक्शन करा लें, उनको पहले तो ये शर्म आनी चाहिए तुमने खुद अपना इलेक्शन कैसे कराया। अच्छा, फिर उनको ये देखना चाहिए था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ड्राइंग रूम में बैठ के इलेक्शन करा देती हैं। हमने तो एक बहुत बड़े उसमें प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कराए हैं और 3 दफा इलेक्शन कराए हैं। पहली दफा रिजेक्टेड, दूसरी दफा रिजेक्टेड, अब तीसरी दफा भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे। हम तो इनकी निगरानी में कराए, 20 इलेक्शन भी कराए, उन्होंने नहीं मानना। इनको तो मसला पीटीआई से चिड़ है, मसला हमसे है, मसला इलेक्शन से नहीं है। इन्होंने तो किसी सूरत एक्सेप्ट ही नहीं करना और ये इनकी वो हरकतें हैं। ठीक, अच्छा सर, ये इस्लामाबाद जलसे के आफ्टर शॉक्स तो अभी तक आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कोई हवाओं का रुख लाहौर की तरफ भी आएगा या तूफान थम गए इस्लामाबाद तक ही? देखें, तूफान थमे या ना थमे, दोनों सूरतों में इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि 8 फरवरी को पुरअमन इनकलाब आ चुका है, हमारे लोगों को पकड़ेंगे, पर्चे करेंगे, जेलों में डालेंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम पहले से तैयार हैं। ठीक, और जलसा आप लोग करके रहेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है पिल डाइट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान को मनाने में क्यों नाकाम रही? मौलाना फजल रहमान की जानिब से आईनी तरमीम की मुखालफत की
आप असल वजूहात क्या देख रहे हैं? क्या हुकूमत ने बगैर होमवर्क के कानून साजी करने की कोशिश की है? मैं समझता हूँ कि ये बात अहम आईनी तरमीम थी और इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होने थे, उसको समझने में भी टाइम लगता है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत थोड़े टाइम के अंदर कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश की है। तो मौलाना फजलुर रहमान हो या कोई और पार्टी हो, जो भी इसके बारे में कोई वोट देने या ना देने का फैसला करेगा, उसको टाइम चाहिए होगी इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए, समझने के लिए। और गालिबन इनके पास टाइम काफी नहीं था जिसमें इन्होंने ये फैसला किया है। आज भी कौमी असेंबली में इस आईनी तरमीम पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी। किसी को कुछ मालूम नहीं है कि आईनी पैकेज में क्या है। कुछ चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं, आज वज़ीर कानून ने बताई। आखिर आईनी मुसवदे को खुफिया रखने की वजह क्या है? क्यों आईनी मुसवदे को पब्लिक नहीं किया जा रहा? क्यों कंसेंसस क्रिएट नहीं किया जा रहा? देखिए, उसकी एक वजह तो ये है कि ये अभी इनके पास आईनी तरमीम मुकम्मल थी नहीं और वो सोच रहे थे कि मौलाना के साथ डिस्कशन करके, दूसरी पार्टियों के साथ डिस्कशन करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें तो फिर इसको पब्लिक करें। लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादा बड़ी वजह ये थी कि वो समझते थे कि अगर ये पब्लिक हो गया तो इसके ऊपर बहुत शोर मच जाएगा माशरे के अंदर। हो सकता है अदालतें भी इसके बारे में कोई कॉग्निजेंस ले लें, तो वो नहीं चाहते थे कि चीजें बिखर जाए। तो इसलिए वो छुपाते, जिसे कहते हैं ना, खामोशी से ये काम कर ले और उसी वक्त पब्लिक करें जब ये असेंबली में पेश करना हो। तो एक अच्छी हिकमत अमली नहीं थी जो कि कामयाब भी नहीं हुई और खामखा की बदनामी मूल लेनी पड़ी रहे। ठीक, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब दरख्वास्त भी दायर कर दी गई हुई है और अभी मुजव्वज़ा कमेटी में भी नहीं आया और पार्लियामेंट में भी पेश नहीं किया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई इस पे एक्शन ले सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती, ना उसे लेना चाहिए। ये तो अभी कानून साजी के उस मरहले में है जिसमें ये असेंबली में पेश ही नहीं हुआ और कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट किस चीज पे एक्शन लेगी? सुप्रीम कोर्ट का कदम किस्म का एक्शन नहीं लेना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि जब कोई कानून साजी हो जाए और वो फिर कोई ऐसी चीज के खिलाफ हो जो कि आइन के अंदर दिए हुए वाज़ेह चीजें हैं। क्योंकि देखिए, कानून को जब खिलाफ कानून करार देना होता है, खिलाफ आइन, तो उसको आइन से कंपेयर करते हैं। सर, आईनी तरमीम का मकसद क्या था? क्या अदलिया की आज़ादी को महदूद करना है, जजेस को मैनेज करना है या इंसाफ की फरहमी को यकीन बनाना है? मेरे ख्याल में एक मकसद ये भी था कि अदलिया बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, मुंहजोर हो गई है और वो इंतजामिया को चैलेंज करती है और इंतजामिया के फैसलों को ओवरटर्न कर देती है। तो मेरे ख्याल में एक मकसद ये था और इसीलिए उन्होंने बुनियादी इस अमेंडमेंट के जरिए एक दूसरी कोर्ट भी बनाने का फैसला किया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे जो इख्तियारात हैं वो एक ही कोर्ट के पास नहीं होंगे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात होंगे और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से हटके जो मामलात होंगे वो फिर दूसरी कोर्ट के पास होंगे। तो इस तरह से ये भी मकसद था और फिर ये कि ये भी शायद बताया जाता है कि मकसद था कि काजी फायज ईसा साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बना दिया जाए और जो मौजूदा दूसरे नंबर पे जज हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए। तो इस तरह से जो आने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, वो इतने पावरफुल नहीं होंगे। तो ये स्कीम मेरा ख्याल है ऐसे लगती है, अगरचे मैंने अभी मैं पढ़ रहा था आईनी तरमीम जो किसी ने मुझे भेजी थी, अगरचे वो भी हतमी नहीं है, उससे मुझे ये अंदाजा होता है कि ऐसी कोई स्कीम थी। सही। तो सर, हुकूमत तो कहती है कि हम आईनी अदालत के क़याम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से पे जो बोझ है वो कम हम करना चाह रहे हैं ताकि आवाम को इंसाफ यकीनी मिले। ये बात तो सही है, हकीकतन ये ऐसे हो सकता है। और आपको मालूम है कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलके जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था उसमें भी ये लिखा हुआ था। और कई मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती है, वो कोई गलत बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए।
लेकिन इस मौके पे, इस टाइम पे बनाने के बारे में बहुत से लोगों को कुछ गलत फहमियाँ या खुश फहमियाँ, यूँ समझिए कि खदशात थे। और उनमें से एक खदशा ये है जिसका मैंने जिक्र किया है, वरना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने में कोई हर्ज नहीं था। उससे फायदा ये होता कि आम लोगों के जो मुकदमात होते हैं गैर सियासी किस्म के, उनको पूरा वक्त मिलता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई का, जिसके अंदर पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और सियासी मामलात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आ जाते, तो यूं इस तरह से बाइफर्केशन हो जाती, तो असूली तौर पे कोई गलत बात नहीं है। तो फिर छुपाने की क्या वजह है? आप क्लियरली इसको लेकर आए अपोजिशन के सामने, अगर मिसाक जमहूरियत का ये हिस्सा भी रही है तो इसको लेकर आए फ्लोर पे, डिस्कस करें इसके प्रोज एंड कॉन्स में। जी हाँ, वो चूंकि बहुत जल्दी में काम करना चाहते थे और उसके लिए उनके पास वक्त नहीं था कि अगर एक बार वो अनाउंस कर देते तो फिर इत्तेफाक राय पैदा करना उनके ख्याल में मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसी अहम बातों को छुपाना नहीं चाहिए, इसके ऊपर ओपनली डिबेट होनी चाहिए। कम से कम कमेटी में ओपन डिबेट होनी चाहिए, अगर वो पूरे ऐवान में ना भी हो सके। जैसे 18वीं तरमीम थी, उसमें कमेटी के अंदर तकरीबन 10 महीने तक बातचीत होती रही। अगरचे पूरे ऐवान में तो 2-4 दिन ही बहस हुई, लेकिन कम से कम कमेटी में सैर हासिल बहस हुई थी। इस केस में तो कमेटी में भी कोई बहस नहीं हो सकी। सर, जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार में तब्दीली कितनी ज़रूरी है? सीनियरिटी के प्रिंसिपल को तब्दील करने का आपके नज़दीक क्या मकसद है? सीनियरिटी के तरीक़ेकार को तब्दील करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर जो फैसला करने वाला हो वो कोई कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो। एक आदमी ना हो, सिर्फ हुकूमत के लोग ना हो, उसके अंदर अपोजिशन भी हो, उसके अंदर बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के मेंबर भी हो, जैसे कि जुडिशल कमीशन में होता है। फिर तो ये ठीक है, लेकिन वरना सीनियरिटी के प्रिंसिपल में ये नहीं हो सकता था कि कोई कहता कि आपने मेरे आदमी को बनाया और अपने आदमी को नहीं बनाया। तो इस लिहाज से मौजूदा सिस्टम तो बहुत हमने आजमाया हुआ था, तो ये इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन अगर इसको तब्दील करना है तो फिर उसके लिए कमीशन को हेयरिंग्स करनी पड़ेंगी, वो जरा तवील तर शफाफियत को इंश्योर करना पड़ेगा। सर, चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी के असूल को तब्दील करने से अदलिया की आज़ादी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये बात कही जाती है कि ये बाज़ात जजेस जो है वो चंद दिनों के लिए चीफ जस्टिस बन पाते हैं और चंद दिन के अंदर वो कोई बड़ा फैसला कर नहीं पाते। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि उनके दिमाग में हो। अगर वो सीनियरिटी के तहत भी आए तो वो किसी के कम से कम जेर बार नहीं होंगे, उन पे किसी का एहसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो उनको अपॉइंट किया जाएगा तो फिर किसी बड़ी बॉडी के थ्रू ही होना चाहिए। दोनों केसेस में अदलिया की इंडिपेंडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। ठीक, लेकिन सर फिर जिस तरह से मेरिट पे तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो लॉबिंग करें और अब उसको अपने, क्योंकि 5 जजेस में हर कोई चाहेगा कि मैं चीफ जस्टिस बनूं। जी हाँ, बिल्कुल, उसमें खराबी का एहतमाल हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री हो रही होती है, बाज़ लोग तो ये कह रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री भी इसी असूल के बुनियाद पे होनी चाहिए ताकि कोई गैर यकीनी सूरत हाल ना हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जज की अपॉइंटमेंट का तरीकेकार ही बदल दिया। तो मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि मौजूदा तरीकेकार ही मुनासिब तरीकेकार था। और सर, एक और चीज़ आई है, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो वजाहत है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या अब इलेक्शन कमीशन को कुछ क्लियर हुआ है? क्या वो उस पर अमल दरामद करेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आज मैंने खबर देखी है कि इलेक्शन कमीशन के किसी ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को खत लिखा है और कहा है कि आपने हमें नोटिस तो जारी नहीं किया, किसी को हमारी सुनवाई तो हुई नहीं, तो हमारी जो दरखास्त थी उसका ये जवाब तो नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि उनकी तरफ से रिलक्टेंस है, बल्कि किसी हद तक रेजिस्टेंस भी है। तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि फौरी तौर पर कोई अमल दरामद हो रहा हो। अब मालूम नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है, उससे मामला तो कुछ मजीद बिगड़ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। पिलडेल्ट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।